दोस्तों नमस्कार। जीएस विस्तार के मॉडर्न हिस्ट्री के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अंग्रेजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में अंग्रेज कब आए, उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी कोठियाँ स्थापित की और कहाँ कहाँ अपना बिजनेस का विस्तार किया। तो हम स्टार्ट करते हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेज जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे, सबको पता है। इंग्लैंड यानी यूके, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये यूके में ही आते हैं। तो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा कि भारत में डच आए थे। उससे पहले लेक्चर में पढ़ा पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। फिर पुर्तगालियों को भारत में कुछ जगह डचों ने रिप्लेस कर दिया। डच आए, कुछ जगह अभी पुर्तगाली बने रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे अंग्रेज पुर्तगालियों को किस तरह से रिप्लेस करते हैं, डचों से क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं 1599 ईस्वी में। क्या होता है, लंदन में एक सभा होती है, व्यापारियों की सभा होती है लंदन में। इसमें एक कंपनी बनती है इसी सभा में, लंदन में। उस कंपनी का नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी बनती है। ये काफी बड़ी, इसका बड़ा नाम है काफी, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो मीटिंग होती है वो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में होती है। इसी कंपनी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा क्या होता है कि एक चार्टर द्वारा यानी एक अधिकार पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दे दिया जाता है और ये कंपनी 24 सदस्यों के साथ में व्यापार करने के लिए उतरती है। एलिजाबेथ की डेथ सन 1603 ईस्वी में हो जाती है। 1603 ईस्वी के बाद में एलिजाबेथ के बाद में इनके जो सक्सेसर होते हैं उनका नाम होता है जेम्स प्रथम। ये कंपनी को सन 1607 ईस्वी में एक नया चार्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों में प्रोग्रेस होती है और अभी भी साम्राज्य के प्रॉफिट में होने पर कंपनी को 3 वर्ष पूर्व नोटिस पर कंपनी को समाप्त किया जा सकता था। अभी भी ये प्रावधान था। तो हमने देखा 1607 ईस्वी में नया चार्टर कंपनी प्राप्त करती है। इसके बाद में 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी यानी 1601 ईस्वी से 1612 ईस्वी के बीच में कंपनी को करीब 20% प्रॉफिट होता है। कंपनी को 1612 ईस्वी के बीच में 20% प्रॉफिट होता है। 1612 ईस्वी में कंपनी की जो 2 लाख पूंजी पर 1 लाख का प्रॉफिट होता है कंपनी को। तो पूरी 17वीं सेंचुरी में कंपनी को काफी प्रॉफिट होता है। इसके बाद में 1664 ईस्वी में कंपनी चार्ल्स द्वितीय को कुछ ऋण देती है और बदले में कंपनी को कुछ व्यापारिक विशेषाधिकारों की प्रोग्रेस होती है कंपनी के, यानी 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में कंपनी चार्ल्स द्वितीय को 1,70,000 पौंड उधार देती है, यानी ऋण के तौर पे देती है। बदले में कंपनी को क्या होता है कि कंपनी के विशेषाधिकारों को बढ़ा दिया जाता है। जैसे आर्मी रखने के लिए कंपनी आर्मी रख सकती थी, किसी भी देश के साथ यानी पूर्वी देशों के साथ युद्ध कर सकती थी यानी बैटल कर सकती थी, ट्रीटी कर सकती थी, संधि कर सकती थी और न्याय कर सकती थी, दुर्ग बना सकती यानी फोर्ट बना सकती थी। तो इस तरह के विशेषाधिकार 1664 ईस्वी में कंपनी को मिल गए, चार्ल्स द्वितीय ने दे दिए। इसके बाद में 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में क्या होता है कि एक क्रांति होती है, एक रेवोल्यूशन होता है। इस क्रांति में क्या होता है कि जेम्स द्वितीय जो वहां के राजा होते हैं, इनकी सत्ता खत्म हो जाती है और इनके वहां पर विलियम तृतीय और इनकी वाइफ मैरी शासक बनते हैं, यानी ये रिप्लेस हो जाते हैं। इनकी जगह पर कौन आता है, विलियम तृतीय आते हैं। इस क्रांति का एक और प्रभाव ये पड़ता है, यानी क्रांति मतलब रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन होता है। इस रेवोल्यूशन के तहत वहां पर क्या होती है, सांसद यानी पार्लियामेंट, सांसद स्थापित हो जाती है। पार्लियामेंट स्थापित हो जाती है। आप देख रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की सर्वोच्चता ब्रिटेन में स्थापित हो जाती है। इससे पहले जब तक ये क्रांति नहीं हुई थी 1688 से पूर्व क्या होता था कि इंग्लैंड में सम्राट का टोटली शासन था। अब सम्राट के अधिकारों को कम कर दिया जाता है, सांसद के अधिकारों को बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से पार्लियामेंट सांसद में हिंस पार्टी सत्ता में आती है। हिंस का मतलब ही होता है लिबरल। ये कंपनी के मोनोपोली के खिलाफ थी। हमने देखा जो 1599 ईस्वी में कंपनी बनी थी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी के मोनोपोली के खिलाफ होती है। इसलिए क्या होता है कि वहां पर ब्रिटेन में कुछ और व्यापारियों द्वारा कुछ और कंपनी बना ली जाती हैं। जैसे कि पुरानी कंपनी जो 1599 ईस्वी में बनी थी वो तो व्यापार कर ही रही थी, गवर्नर एंड कंपनी डैश डैश डैश, ये कंपनी पहली कंपनी थी, ठीक है। इसके बाद में वहां पर एक और कंपनी बन जाती है, न्यू कंपनी। इसके बाद में एक और कंपनी बनती है, जनरल सोसाइटी। इसके बाद में एक और कंपनी बनती है, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी बनती है। आप देख रहे हैं कि 3 और कंपनियां आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट स्थापित हो जाती है और जो पार्टी आती है वो कंपनी पुरानी कंपनी के मोनोपोली व्यापारिक विशेषाधिकार के खिलाफ होती है। क्या होता है, ये कंपनी व्यापार करने के लिए उतरती है। इस कंपनी का जहाज होता है रेड ब्रिज जहाज को इस पुरानी कंपनी, ये जो पुरानी कंपनी है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी के द्वारा इस नई कंपनी के जहाज को पकड़ लिया जाता है और ये मामला सांसद पहुंचता है। और सांसद के वहां ब्रिटेन की सांसद 2 सांसद होती हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जब तक कंपनी के लिए कोई रेगुलेटरी नहीं लाई जाती है तब तक ब्रिटेन के सभी नागरिकों को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की पूरी छूट है। इस तरह से ब्रिटेन में ये कंपनी भी व्यापार कर रही होती हैं। अब क्या होता है, सभी कंपनियां, चारों कंपनी व्यापारिक विशेषाधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहती हैं, लेकिन वो समय नहीं आता है। होता क्या है कि सन 1698 ईस्वी में ब्रिटेन की गवर्नमेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही होती है, आर्थिक मंदी से गुजर रही होती है और अपने वो कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों को नीलामी पे लगा देती है। और इस नीलामी को जो नई कंपनी बनी होती है ये कंपनी खरीद लेती है 20 लाख पाउंड गवर्नमेंट को देकर, 20 लाख पाउंड गवर्नमेंट को देकर व्यापारिक विशेषाधिकार खरीद लेती है। इस तरह से इस कंपनी को राजनीतिक संरक्षण यानी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाता है और बिजनेस करना स्टार्ट कर ही रही होती है और भी बिजनेस स्टार्ट करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1698 तक ये कंपनी ये सब भारत से व्यापार, इंडिविजुअल व्यापार कर रही थी। इस कंपनी को क्या होता है, लॉस हो जाता है। कारण क्या होता है, इस कंपनी के पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का, तो ये कंपनियां भी लॉस में जाती हैं। तो डिसाइड ये होता है कि इन कंपनियों को मिलाकर इन तीनों कंपनियों को पुरानी कंपनी में मर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि जो पुरानी कंपनी होती है, जो सबसे पहले कंपनी बनी थी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी में मर्ज कर दी जाती है और उस कंपनी को एक नया नाम दे दिया जाता है। वो नाम आप जरा ध्यान दीजिएगा, वो नया नाम जो होता है कंपनी का वो इस प्रकार होता है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडीज ये कंपनी बनती है। ये चारों कंपनी मिलाकर एक नई कंपनी बना दी जाती है सन 1707 ईस्वी में। आपने देखा
कि ये तीनों कंपनियों को पुरानी कंपनी में मर्ज कर दिया जाता है और पुरानी कंपनी का नाम बदलकर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कर दिया जाता है। ये कंपनी सन 1707 ईस्वी में मर्ज सारी कंपनियों को मर्ज करके बनाई जाती है और इसी कंपनी को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या नाम दे दिया जाता है, जिसको बहुत ही फेमस नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से इसको ये नाम मिलता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो लंदन से स्टार्ट होता है 1599 से और 1833 में इसको नाम मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर के द्वारा। वो आगे का विषय है, वो हम पढ़ेंगे। खैर, अब हम बात करते हैं भारत में कौन पहला अंग्रेज आया। विलियम हॉकिंस पहला अंग्रेज आया था समुद्र के रास्ते। ठीक है, समुद्र के रास्ते विलियम हॉकिंस, जिसे कैप्टन हॉकिंस के नाम से भी जाना जाता है, वो अंग्रेज पहला आता है और सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है जहांगीर के दरबार में सन 1609 ईस्वी में पहुंचता है अकबर के नाम संदेश लेकर। क्योंकि अब जरा देखिएगा, ये मैं यहाँ पर मैप बना रहा हूं इंडिया का। ये 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस नाम का एक कमांडर जो कि हेक्टर नाम के जहाज से आता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था, तो हेक्टर नाम के जहाज से आया था। 1608 ईस्वी में सूरत यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, देखो दोस्तों, मेरे मैथ से पढ़ाने का मकसद क्या होता है, चाहे आप छोटे एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी में कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। आपने देखा होगा यूपीएससी का कोर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि मैप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है ये पूरब में कोठी है, ये पश्चिम में है, ये साउथ में है, ये यहाँ पर है। तो क्वेश्चन कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दूसरी बात ये होती है, मैप से पढ़ने से आपके दिमाग में हुबहू चीजें छप जाती हैं, वो कभी भूलती नहीं है। उनको आप भूल पाना इतना आसान नहीं होता। अगर आप सिंपली किताब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर बस याद रहना मुश्किल होता है, वो रट जाती हैं चीजें। लेकिन इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके पास अनसॉल्व होंगे, आप उठा के देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाते हैं ये क्वेश्चन। इसीलिए ये मेरा तरीका जो होता है वो मैथ से पढ़ाने का होता है। मैं पूरी हिस्ट्री में मैथ से ही पढ़ाऊंगा टोटली। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में कहां पहुंचते हैं, सूरत में। ये जगह है सूरत। ठीक है, 1609 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। जहांगीर उस समय का बादशाह होता है जहांगीर। ध्यान दीजिएगा, विलियम हॉकिंस को कौन भेजता है, उस समय ब्रिटेन में शासक कौन होता है, ब्रिटेन में जेम्स प्रथम का शासन होता है। जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर अकबर के नाम ये लेटर होता है, लेकिन अकबर उस समय डेथ हो चुकी होती है। अकबर, देखो अकबर के नाम इसलिए लेके चलो क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल होता है सन 1557 से लेके 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में उनकी डेथ हो जाती है। जेम्स प्रथम को नहीं पता होता है कि अकबर अभी उनकी डेथ हो गई है, इसलिए अकबर के नाम संदेश होता है। जहांगीर अकबर के दरबार में पहुंचता है और ये बाइलिंगुअल होता है, दुभाषिया होता है, दो भाषाओं में बात कर लेता होता है। ये वहां पर फारसी भाषा में बात करता है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। और जहांगीर विलियम हॉकिंस का वेलकम करता है, बदले में इसको 400 का मनसब देता है। मुगलों में एक पोजीशन होती थी मनसबदारी था। ठीक है, 400 का मनसब देता है, खान की उपाधि देता है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि जहांगीर ने खान की उपाधि किस यूरोपीय को दी थी, तो वो विलियम हॉकिंस को दी थी। कौन सा अंग्रेज पहले आया था, विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया था। कब आया था, 1608 ईस्वी में आया था। किसका लेटर लेके आया था, जेम्स फर्स्ट का लेटर आया था, या विलियम हॉकिंस जब इंडिया आया था तो उस समय ब्रिटेन के शासक कौन था, जेम्स फर्स्ट था या एलिजाबेथ थी। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था, एलिजाबेथ थी। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि पुर्तगाली पहले से ही कब्जा करे हुए बैठे थे, तो पुर्तगालियों के रेजिस्टेंस की वजह से विलियम हॉकिंस को परमानेंट कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिलती है। इसके बाद में अंग्रेजों ने यहां पर एक जगह है मछलीपट्टम,
पट्टम, इसको मसूलीपट्टम भी बड़ा कहा जाता है, मसूलीपट्टम, ठीक है, मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है ये। देखो ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट कहलाता है, ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट कहलाता है, ठीक है। 1611 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित की थी, 1608 ईस्वी में यहाँ पर, 1611 ईस्वी में यहाँ पर, लेकिन ये कोठी परमानेंट नहीं थी। अगर क्वेश्चन इस तरह से देखो, किस तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन पढ़ना वही रहता है, बस तरीके बदल जाते हैं, आपको समय उतना ही देना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन बस बदल जाते हैं। कैसे? किताब में आप पढ़ते हैं कि पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, अंग्रेजों की पहली कोठी सूरत। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं घुमा दूं, क्वेश्चन ये घुमा दूं कि दक्षिण में अंग्रेजों की पहली कोठी कौन सी थी, तो जरा ध्यान दीजिएगा, दक्षिण में बेसिकली 4 स्टेट आते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मसूलीपट्टम में सबसे पहले दक्षिण में कोठी स्थापित की थी, ठीक है, क्योंकि सूरत जो है ये दक्षिण में नहीं आएगा, साउथ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मसूलीपट्टम हो गया, या फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पूर्वी घाट की पहली फैक्ट्री कौन सी थी अंग्रेजों की, तो वो है मसूलीपट्टम। क्यों? क्योंकि इधर वाला हिस्सा पूर्वी घाट, इधर वाला हिस्सा पश्चिमी घाट। देखो कभी भी आप मैप में डायरेक्शन देखते हैं तो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, ठीक है। ये पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो इस साइड में पूर्वी घाट, ये टोटल पूर्वी घाट है ये, तो पूर्वी घाट में पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टम में, ठीक है। दक्षिण में पहली कोठी कहाँ थी? मसूलीपट्टम में, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम में कोठी स्थापित हो जाती है। अभी भी ये पश्चिमी घाट पर अपनी कोठी बनाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि पुर्तगाली के द्वारा इनको रेजिस्टेंस मिलता है, यानी इनको अवरोध मिलता है, पुर्तगाली के कॉम्पिटिटर होते हैं। 1612 ईस्वी में वो कंपटीशन खत्म हो जाता है। आप देखिएगा 1612 ईस्वी में क्या होता है कि बैटल ऑफ सॉली, बैटल ऑफ सॉली, बैटल ऑफ सॉली यानी सॉली का युद्ध, ये सूरत के पास में ही सॉली एक जगह है, सॉली में युद्ध होता है पुर्तगालियों का और अंग्रेजों का। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन मिडलटन लड़ता है और पुर्तगालियों के बेड़े को पराजित कर देता है, यानी अंग्रेज पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। और इसी युद्ध में, इसी बैटल में पुर्तगालियों का साम्राज्य भारत से सिमटने लगता है। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि वो कौन सा बैटल था जिसमें पुर्तगालियों का भारत में एकाधिकार समाप्त होने लगा अंग्रेजों के अगेंस्ट में, तो वो था बैटल ऑफ सॉली। अभी तक इनकी मोनोपोली चल रही थी, अब इनकी सारी हेकड़ी निकल गई पुर्तगालियों की। अंग्रेज अपनी एसेंडेंसी सेटअप करने में सक्सेस मिल गई, अंग्रेजों को सफलता मिल गई, यानी अपना प्रभाव स्थापित करने में सफलता मिल गई। जहांगीर खुश हो गया, ठीक है। जहांगीर क्यों खुश हो गया? क्योंकि जहांगीर को भी अपने जहाजों के लिए चुंगी देनी पड़ती थी पुर्तगालियों को। कार्टेज आर्मिडा काफिला सिस्टम पुर्तगालियों ने चलाया था, तो उसके तहत वो एशिया के सभी जहाजों से चुंगी लेते थे। पुर्तगालियों से तो मुगल भी परेशान थे, इसीलिए अंग्रेजों का वेलकम किया कि भैया बहुत सही काम किया आपने इनको हराकर। फिर क्या होता है 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में सूरत में परमानेंट फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। सूरत में, सूरत गुजरात में पड़ता है ये सूरत। इसके बाद में 1615 ईस्वी में क्या होता है कि एक और अंग्रेज एम्बेसडर इंडिया आता है, उसका नाम होता है थॉमस रो। एक दूसरा राजदूत भेजते हैं, कौन भेजते हैं? जेम्स प्रथम, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि जहांगीर के दरबार में कौन कौन यूरोपीय आए थे? एक तो विलियम हॉकिंस, दूसरा थॉमसन रो 1615 ईस्वी में आए थे, ठीक है। थॉमस रो, ये भी थॉमस रो ये आते हैं, ये भी जहांगीर के दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं। देखो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर का जो कार्यकाल रहा है सन 1605 से लेकर सन 1627 के बीच रहा है।
इस ड्यूरेशन में जहांगीर ने शासन किया है 1605 से 1627 के बीच में जहांगीर ने शासन किया है। तो जहांगीर के दरबार में दो यूरोपीय आते हैं, विलियम हॉकिंस आता है, ये विलियम हॉकिंस के बारे में पूछा जाता है, और हम दोनों अंग्रेज होते हैं, ठीक है, और दोनों जेम्स फर्स्ट के समय में ही भेजे जाते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे का 1623 होते होते उन्होंने कहां कहां अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। 1623 होते होते उन्होंने कहां कहां अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी, जरा देखिएगा, ठीक है, ये सॉरी सही से बना नहीं है, ठीक, देखो सूरत हो गया, सूरत के ऊपर यहां पर भरूच पड़ता है, भरूच इंग्लिश में भी भरूच पढ़ा जाता है, यहां पर अहमदाबाद है, अहमदाबाद, ये जगह अहमदाबाद, इंग्लिश में भी अहमदाबाद होगा, अहमदाबाद, ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद में आगरा में, इस पर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है कि आगरा में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने वाले कौन कौन यूरोपीय थे, पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, तो उसमें आंसर होगा आगरा में। अभी आप देख रहे हैं कि किसी ने फैक्ट्रियां नहीं स्थापित की है, तो अंग्रेज होंगे उसमें, ठीक है, अंग्रेज आप देख रहे हैं ये सब। या फिर यूपी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने वाले कौन से यूरोपीय थे, तो वो अंग्रेज थे, ठीक है। 1623 के बाद में 1632 में यहां पर मसूलीपट्टनम जो पड़ता है, मसूलीपट्टनम जो गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था, यहाँ के राजा से ये लोग क्या करते हैं, गोल्डन फरमान स्थापित करवाते हैं, गोल्डन फरमान या सुनहला, इसको सुनहला फरमान भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान इसको बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है, अंग्रेजों को 500 पैगोडा, ये वही पैगोडा है जो डचों ने चलाए थे, पैगोडा के तहत मसूलीपट्टनम के बंदरगाहों पर या इस रीजन में उन्हें व्यापार करने का पूरा समर्थन होता है गोलकुंडा के राजा से, यानी पूरी फ्री कर दिए जाते हैं, इस रीजन में ये व्यापार कर सकते हैं। लेकिन गोलकुंडा के जो लोकल अधिकारी थे, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे, वो अंग्रेजों से चुंगी लेते थे, टैक्स लेते थे और उन्हें परेशान भी करते थे। इसलिए अंग्रेज पूर्वी घाट पर किसी स्थायी कोठी की तलाश में थे। वो समय आ जाता है सन 1639 ईस्वी में, एक अंग्रेज होता है, उसका नाम होता है फ्रांसिस डे। ये क्या करता है, मद्रास में चंद्रगिरी के राजा से कुछ जमीन लेकर वहां पर मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित करता है, यानी मद्रास, ठीक है, मद्रास पूर्वी घाट में कोरोमंडल तक का पड़ता है, तमिलनाडु की राजधानी भी है, ये मद्रास है, ठीक है। मद्रास में फैक्ट्री स्थापित करता है और यही मद्रास में एक किला भी बनाता है, उस किले का नाम होता है सेंट फोर्ट जॉर्ज किला। ये कोठी या जो किला है बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंट फोर्ट जॉर्ज किला कहां पर स्थित है, मद्रास में। किसने स्थापित करवाया था, फ्रांसिस डे ने। या मद्रास का संस्थापक किसे कहा जाता है, आधुनिक मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को ही कहा जाता है। जैसे कि अब 1539 के बाद में अंग्रेजों का जो आगे इतिहास आता है वो देखिएगा। इसके बाद में हमने देखा मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत, भड़ोल, अहमदाबाद, आगरा में फैक्ट्रियां स्थापित हो जाती हैं। 1661 ईस्वी में क्या होता है, देखिएगा जरा ध्यान समझिएगा कि हमने पढ़ा था 1612 ईस्वी में बैटल ऑफ सॉली होता है। उसके बाद में 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि होती है। उस संधि के तहत पुर्तगाली और अंग्रेज दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर पुर्तगाल और अंग्रेज उनके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसे मैड्रिड की संधि बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ मैड्रिड बोला जाता है। उसी संधि की पुष्टि गोवा के पुर्तगाली गवर्नर द्वारा और सूरत के अंग्रेज गवर्नर द्वारा इस संधि की पुष्टि सन 1642 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि सन 1661 ईस्वी में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और अंग्रेज
सम्राट चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का विवाह होता है। पुर्तगाली अंग्रेजों को क्या करते हैं, बंबई द्वीप दहेज में देते हैं। बंबई द्वीप दहेज में देते हैं। पुर्तगाली अंग्रेजों को चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में देते हैं। सूरत के जस्ट नीचे यहाँ पर आता है बंबई, ठीक है, बंबई जब इनको मिल जाता है चार्ल्स द्वितीय को, ये क्या करते हैं, बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक टैक्स के बदले दे देते हैं। 10 पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपने देखा ये देते हैं 1668 ईस्वी में। आपने देखा 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के हाथ में बंबई आता है पुर्तगालियों के द्वारा। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दे देते हैं। और चार्ल्स द्वितीय को इस पर भी क्वेश्चन मिलता है कि चार्ल्स द्वितीय को बंबई कैसे मिला था, दहेज के रूप में मिला था, क्योंकि इन्होंने कैथरीन प्रिंसेस पुर्तगाली प्रिंसेस कैथरीन से शादी की थी। तो बंबई इनके हाथ में आ जाता है। ये बंबई कब आता है, 1668 ईस्वी में बंबई इनके हाथ में आ जाता है। तो आपने देखा कि बंबई भी मिल जाता है। अब बंबई में ही ये अपनी प्रेसिडेंसी सेट करते हैं। अगले साल ये बंबई यानी सूरत से अब ये परमानेंट ठिकाना इनका यानी कार्यालय पश्चिमी घाट का कार्यालय कहाँ हो जाता है, इनका बंबई में हो जाता है, ठीक है। इधर बंबई में हो जाता है, इधर मद्रास में ये अपना कार्यालय स्थापित कर लेते हैं। सेंट फोर्ट जॉर्ज किला यही बनाते हैं। तो आपने देखा आगे भावी भारत में बंबई और मद्रास ये दो प्रेसिडेंसी बन जाएंगी अंग्रेजों की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बंबई के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बंबई का पहला गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, कौन था, उसका नाम था जॉर्ज ऑक्सेनडेन। ये पहला गवर्नर था। इसी का सक्सेसर, इसी का उत्तराधिकारी उसको बोलते हैं गेरोल्ड एंगियार। इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, गेरोल्ड ओंगियार। देखो इसके बारे में सबसे पहला गवर्नर कौन बनता है, जॉर्ज ऑक्सीडाइन, ठीक है, ऑक्सीडाइन जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें। इसके बाद में दूसरा गवर्नर जो होता है गेरोल्ड अंगियार। इसके बारे में जरा समझिएगा। बंबई जो कि द्वीप था, ठीक है, इस बंबई को कॉमर्शियल हब बनाने वाला कौन था, गेरोल्ड अंगियार, ठीक है। हब ऑफ कॉमर्स बनाने वाला कौन था, गेरोल्ड अंगियार, यानी कॉमर्शियल हब बनाने वाला या कॉमर्शियल कैपिटल बनाने वाला, या फिर इसी के समय जितने भी यूरोपीय थे वो बंबई में, जितने भी आर्टिसियन थे वो बंबई में आए, तो इसीलिए इसको फाउंडर ऑफ बंबई कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बंबई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंबई का संस्थापक कौन था, गेरोल्ड अंगियार था। इसने ही ब्रिटेन में जो डायरेक्टर थे कंपनी के, उनको एक लेटर लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि अब वक्त का तकाजा है कि आप अपने हाथ में तलवार लेकर अपने साम्राज्य या अपने व्यापारी साम्राज्य की सुरक्षा करें। और उसी के इस लेटर को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्टर कितने थे, 24 डायरेक्टर थे कंपनी के, इन्होंने मद्रास की गवर्नमेंट को एक खत लिखा। उस खत में ये लिखा था कि आप नौसैनिक शक्ति का सहारा लेकर भारत में इतनी आय निकालिए जिससे कि भारत में एक अंग्रेजी राज्य जो कि व्यापक हो, सुदृढ़ हो और सुगठित हो, ऐसा अंग्रेजी राज्य की नींव डाली जा सके, ठीक है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना। वो साफ साफ ये कहता है कि आप सैनिक शक्ति का सहारा लेकर भारत से इतनी इनकम कीजिए ताकि भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो सके, ठीक है। तो उसी की इस नीति को फॉलो करते हुए बंबई का जो अगला गवर्नर था उसका नाम था सर जॉन चाइल्ड।
ठीक है, इसने क्या किया था जरा ध्यान दीजिएगा। इसने देखो पहला गवर्नर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों की इंपॉर्टेंस ही है, बंबई के तीनों हैं। ठीक है, इसने क्या किया था, बंबई या पश्चिमी घाट के जितने भी औरंगजेब के बंदरगाह थे, औरंगजेब तो उस समय बादशाह था। ठीक है, औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो मैं बता देता हूं। देखो औरंगजेब का कार्यकाल जो है सन 1657 से लेकर सन 1707 के बीच औरंगजेब रहा है। ठीक है, तो लगभग 50 साल तक उसने राज किया है। तो औरंगजेब उस समय शासक था। ठीक है, तो औरंगजेब के जितने भी बंदरगाह हैं उन पर उसने क्या किया, सर जॉन चाइल्ड ने कब्जा कर लिया और वहां पर जहाजों को पकड़ लिया, औरंगजेब के जहाजों को पकड़ लिया। साथ में जो यात्री यानी पिलग्रिम्स मक्का मदीना के लिए निकले थे उनको पकड़ने के लिए एक कमांडर भेज दिया। इसका युद्ध होता है औरंगजेब की आर्मी से। ठीक है, औरंगजेब की आर्मी से, यहां लिखे दे रहे हैं औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब की आर्मी से इसका युद्ध होता है। किसका, सर जॉन चाइल्ड, ये कहां, बंबई का गवर्नर होता है। ठीक है, इसका युद्ध होता है। इस युद्ध में ये हार जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह इसके द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और इसको औरंगजेब भारत से निकालने के लिए बोल देता है अपनी आर्मी को कि इसको निकालो। क्यों? क्योंकि इसने औरंगजेब के जहाज पकड़ लिए थे। फाइनली क्या होता है, ये औरंगजेब से माफी मांगता है। ठीक है, और औरंगजेब के जितने भी जहाज होते हैं उनको वापस कर देता है। करने के बाद में इसको हर जाने के तौर पे यानी इस पर पेनाल्टी औरंगजेब कहता है आपको 1,50,000 रुपए की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी और ये भरता भी है। तो इसका जो ये इतिहास था ये मैंने आपको बताया है। तो हमने देखा कि अंग्रेज पश्चिमी घाट पर और पूर्वी घाट पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर चुके थे। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो लेक्चर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन बंगाल, यानी अंग्रेजों का बंगाल में विस्तार, इस पर पूरा एक अलग से लेक्चर मैंने लिया है। ठीक है, और आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।